साथियों, स्वागत है क्लासेस परीक्षा रिवीजन में। और आपकी जो भारतीय संसद वाला चैप्टर था, उसमें जो लोकसभा वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें आज दूसरा पोर्शन है। पहले थोड़ी सी जो है पढ़ाई कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे के लिए, ठीक है। तो हमने जो कल छोड़ा था उसी के आगे आज प्रोसीड करते हैं। तो सबसे लास्ट में हम लोगों ने जो देखा था उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि कितनी सीटें, मतलब ये देखा था लास्ट में कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे अपने पद से अपदस्थ किया जाता है, कैसे हटाया जा सकता है, ठीक। यहाँ तक चर्चा की थी। आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो प्रोटेम स्पीकर से स्टार्ट हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखो, जैसे अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, तो 2024 में जब चुनाव होगा तो सब नए नए चूजे आएंगे लोकसभा में, सब नए नए, कुछ होंगे पुराने, लेकिन अधिकांश आपको नए ही दिखेंगे वहाँ पे लोकसभा में। लोकसभा के नए सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। तो अब ये होता है कि उन लोकसभा के सदस्यों को एक शपथ दिलाई जाती है, जो निर्वाचित होकर आएंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। अब सभी नए हैं तो उसमें से कौन किसको शपथ दिलाएगा, इस बारे में कौन डिसाइड करता है? प्रोटेम स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सब नए सदस्य होते हैं तो हो सकता है शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाए या फिर जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश दिलाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे लोकसभा के सदस्य जो भी चुने जाएंगे 2024 में जो चुनाव है मोदी जी को चुनने के लिए, यानी प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, वो जब 2024 का चुनाव हो जाएगा तो उसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे तो उनको शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर महोदय। कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। अब ये कौन होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटेम स्पीकर, जैसे मान लीजिए 550 सदस्य चुने गए, 550 सदस्य निर्वाचित हो गए, चुन लिए गए। अब उस 550 में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, अब वरिष्ठता का आधार कई कुछ हो सकता है, कुछ वृद्ध हो सकता है, कुछ कई बार चुने गए हों, मतलब वो वरिष्ठता का आधार कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको क्या किया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थाई स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष, अस्थाई, उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो भाई सब लोग मिले कि 550 लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि कौन कितना योग्य है, तो देखें सबसे बुढ़ऊ जो भी हैं, मतलब जो सबसे वरिष्ठ हैं, जो सबसे बूढ़े हैं, उनको क्या किया गया? दादा आप लोग हैं, हम लोग शपथ दिला दो, ठीक। शपथ दिला दिए। शपथ दिला के कहाँ आ गए? सब सदन के अंदर आ गए, यानी लोकसभा के अंदर आ गए। अब जब कुछ दिन हो जाता है तो सबको एक दूसरे की योग्यता पता लग जाती है। क्या पता लग जाती है? योग्यता। तो दिमाग में आता है कि यार ये जो वरिष्ठता है ये वृद्धावस्था के आधार पर ना होकर अब बुद्धि, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के बारे में जान चुके होते हैं, जब जान चुके तो अध्यक्ष उसमें चुन लिया जाता है। वो लोग अपने लोगों में से किसी को अध्यक्ष चुन लेते हैं और किसी को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। इतनी सी बात है। अब एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो सीधा सीधा मान लो, जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो लोग चुने गए हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। वही क्या करेगा? सबको शपथ दिला देगा। शपथ दिलाने के बाद उसका काम खत्म। अब ये लोग, जितने भी लोग चुने गए हैं, शपथ लेके सदन के अंदर बैठ गए हैं, वो लोग योग्यता के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, ठीक। समझ गए होंगे इतनी बात को कि नहीं समझ गए? अब जैसे तुम्हारे क्लास है, जहाँ तुम पढ़ते हो, ठीक। मान लो एक छोटी सी बात बता रहे हैं, जहाँ तुम पढ़ते हो, हम देखो हर चीज़ को एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं तो वो चीज़ रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो तुम जो है किसी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो पहला दिन जब क्लास में हुआ तो ये देखा जाता है कि सबसे लंबा कौन है स्टूडेंट में, वरिष्ठता का आधार सबसे लंबा कौन, सबसे तगड़ा कौन, उसको क्या बना देता है? मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक है। भले वो योग्य हो या ना योग्य हो, तो टीचर्स को लगता है कि यार ये काम कर देगा बढ़िया, ये लड़कों को हैंडल कर लेगा, ठीक। वो क्या करते हैं? वो केवल लंबाई चौड़ाई या अपने उम्र के आधार पर वो क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। 10 दिन बीतते हैं तो मैडम या सर को, तुम्हारे जो टीचर हैं, उनको लगता है कि यार ये बेकार है, योग्यता है नहीं इसमें, तो क्या करा लिया जाता है? चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है। चुनाव करवा लिया जाता है कि सब लोग चुनाव करो कि किसको आपके क्लास का मॉनिटर बनना है, ठीक है। तो वो लोग अपना चुनाव करके किसी को मॉनिटर बना लेते हैं। तो बस यही पूरी प्रक्रिया कहाँ चलती है? लोकसभा में भी चलती है, ठीक है। कि पहले
बस केवल शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है, जो कि वरिष्ठता का आधार होता है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं लोकसभा में के एक सत्र। हमने कल बताया था कि 3 प्रकार के सत्र सामान्यतः होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। 3 प्रकार के असामान्यतः सत्र होते हैं, लेकिन एक साल में कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए। मान लीजिए हमने बताया था कल कि बजट सत्र और बजट सत्र जनवरी में स्टार्ट होता है और अप्रैल तक जाता है लगभग, ठीक। और जो मानसून सत्र होता है वो लगभग जुलाई से स्टार्ट होता है, नवंबर तक जाता है। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो कल हमने बताया था, हो सकता बहुत लोग ना भी जानते हों। लेकिन जैसे मान लीजिए बजट सत्र आपका अप्रैल में खत्म हुआ, मानसून सत्र किसी कारण से नहीं शुरू हो पाया, समय पर होना था जुलाई में, लेकिन जुलाई में शुरू नहीं हो पाया, तो अप्रैल से 6 महीने जोड़ डाला, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मानसून सत्र शुरू ही होगा, क्योंकि बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर होना, मतलब कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का ही अंतर हो सकता है। कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतर हो सकता है। तो अगर हम देखें कि कितने सत्र मिनिमम कितने सत्र हो सकते हैं एक साल में, तो एक साल में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के सत्र एक साल में कम से कम कितना हो सकता है, तो 2 हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो 3 हो सकते हैं। इसी में से चलता रहता है, ठीक। चलिए अगली बात, इतना हो गया ना, हम लोगों ने पढ़ लिया लोकसभा में सत्र की अंतिम बैठक व आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होना, अधिकतम 6 माह का, यानी कम से कम 2 सत्र एक साल में होना ही चाहिए। अब ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 85(1) के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85(1) के तहत, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कोरम। कोरम क्या होता है भैया? कोरम किसी भी कार्य को करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है? कोरम कहलाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में मॉनिटर का चयन किया जाना है, समझिए मेरी बात को, आपके क्लास में मॉनिटर का चयन करने के लिए चयन होना है, तो आपके मैडम कहेंगी कि यार आज देखो ऐसा है, कोरम पूरा नहीं है, इसलिए हम मॉनिटर का चयन नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर आप ही लोगों के बीच में चयन किया जाएगा। तो कोरम का क्या मतलब होता है? मतलब कम से कम, अब मान लो 2 बच्चा आए, 100 बच्चे हैं क्लास में और 2 ही बच्चे आए हैं, तो क्या कोरम पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि कोरम की निर्धारण संख्या कितनी है? आपके स्कूल में मान लीजिए कहा गया संख्या होगी, उसका 1/10 बच्चे जब तक नहीं आ जाते हैं नहीं हो सकता, तब तक मॉनिटर का चयन नहीं हो सकता। कितने में? 1/10, यानी 10 बच्चे कम से कम होने चाहिए। ऐसे ही लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोरम की आवश्यकता होती है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना ही चाहिए। मतलब अगर 550 सदस्य हैं, अगर कितने सदस्य हैं? 550 सदस्य टोटल हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सदस्य आपके हैं लोकसभा में, तो 550 का 1/10 कितना होगा? 55 सदस्य होने ही चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। कोरम हमने बता दिया, कोरम क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, कितना, क्या? न्यूनतम सदस्य संख्या। जैसे आपके घर में है, आपके घर में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाना है और आपके परिवार में 20 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। 20 नहीं, थोड़ा सा कम हो गए, 50 सदस्य मान लीजिए। आपका एक संयुक्त परिवार है और 50 सदस्य आपके घर में हैं, और आपके घर में कोई एक बड़ा डिसीजन लिया जाना है, ठीक है। तो आपके दादाजी कहते हैं कि ऐसा है, जब कोरम पूरा हो जाएगा तो हम ये डिसीजन ले लेंगे। अब आपके घर में कोरम मान लिया 1/10 है, मान लिया आपके घर का, परिवार का कोरम कितना है? 1/10, लगभग 1/10 ही होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 1/10। यानी 50 सदस्यों में कितने सदस्य चाहिए? 5 सदस्य चाहिए उस डिसीजन को करने के लिए। कम से कम 5 सदस्य आपके घर में होंगे तभी वो डिसीजन लिया जा सकता है, यही होता है कोरम। तो मतलब जितनी भी सदस्य संख्या होगी, माँ का प्रश्न पूछा गया, ये सदस्य संख्या होगी, करने के लिए आज कितने हो गए हैं? आज कितने हो गए हैं? आज हो गए हैं
55 सीधा सीधा 1/10 से सीधा सीधा डिवीजन हो जाता है। तो सीधी सी बात मान लीजिए कोरम पूरा करने के लिए 55 सदस्य चाहिए लोकसभा में, ठीक है। अधिकतम की बात करते हैं। अब मान लो आपके लोकसभा में 540 सदस्य हैं, मान लीजिए 540 है, तो कोरम कितने में पूरा होगा? 540 का 1/10 54 सदस्य हैं, ठीक। तो इस तरह से 1/10 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और आपका कोरम पूरा हो जाएगा। कोरम समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि विपक्षी दल के लिए भी यही मानक रखा गया है कि मुख्य विपक्षी दल। अब आप समझ लीजिए, पहले हमारी बात मुख्य विपक्षी दल होता है, रूलिंग पार्टी कौन है? जो रूलिंग पार्टी का मतलब होता है जो शासन कर रही है, अभी कौन? बीजेपी है, ठीक है। अब विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस को विपक्षी दल बनने के लिए कई सारे दल होते हैं, लोकसभा में कई सारे दल बैठते हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को ही क्यों कहा जाता है ये बताइए? इसलिए क्योंकि वो टोटल सदस्य संख्या का 1/10 कम से कम होते हैं उसके सदस्य। मतलब टोटल सदस्य संख्या अगर हम बता दिए 550 है, मान लीजिए लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 550 है, तो विपक्षी दल बनने के लिए कितने सदस्यों की संख्या चाहिए? 1/10। 550 का कितना? 1/10 55 सदस्य होते हैं। तो कम से कम कांग्रेस के कितने सदस्य लोकसभा के अंदर मौजूद होने चाहिए? 55 सदस्य मौजूद होने चाहिए। 55 सदस्य मौजूद होने, जितना कोरम होता है उतना ही सदस्य संख्या किसके लिए होनी चाहिए? मुख्य विपक्षी दल के लिए होनी चाहिए। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारे मतभेद होते हैं, इसलिए बहुत जेन्युइन मत मानिएगा। लेकिन अगर प्रश्न पत्र में प्रश्न आ जाता है कि मुख्य विपक्षी दल में होने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या चाहिए, तो कोरम के बराबर यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10, चाहे कोरम कह लो, चाहे कुल सदस्य संख्या का 1/10 कह लो, और चाहे मुख्य विपक्षी दल के लिए कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, वो भी सब बराबर है, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं लोकसभा के चुनाव में व्यय कितना होना चाहिए। 95 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी 2022 में निर्धारण हुआ, पहले बहुत कम था, फिर धीरे धीरे जैसे महंगाई बढ़ती गई, तो यानी आपके यहाँ जो लोकसभा संसद जो सदस्य होंगे, संसद जिसको सांसद बोलते हैं, वो अगर चुनाव में खर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च कर सकते हैं? 95 लाख रुपया। ऐसा होता नहीं है, तो 95 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन वो ब्लैक मनी दिखाते नहीं हैं, लेकिन वाइट मनी में कितना? 95 लाख रुपया ही दिखा सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में अगर आपके फेवरेट सांसद जो हैं, मान लीजिए मोदी जी हैं, तो मोदी जी कितना रुपया दिखाएंगे कि हम चुनाव में कितना पैसा खर्चा करके आए हैं? मात्र 95 लाख रुपया। कितना? मात्र 95 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो चुनाव आयोग उन पर क्या ले लेगा? एक्शन ले लेगा। फिर वो ब्लैक मनी, आपके चुनाव में ब्लैक मनी यूज़ की हुई बताई जाएगी, ठीक। अगली बात करते हैं। अब देखो मेन मुद्दा खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं, कभी कभार वनडे एग्जाम की तरह पीसीएस से प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कभी कभी। देखो स्टार्ट अक्टूबर 1951 से हुआ था, मतलब जो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी अक्टूबर 1951 से प्रारंभ हुई थी, और फरवरी 1952 में जाकर उसके रिजल्ट घोषित हुए थे। आज की तरह नहीं था कि आज ही कि 4 दिन पहले चुनाव हुए हैं और 5वें दिन रिजल्ट आ गया। सरकारी नौकरी में बहुत छीछा लेदर है अभी भी। पीसीएस छोड़ के, पीसीएस बहुत तेज करवाती है, लेकिन अन्य सरकारी नौकरी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकलती है, जो ग्रुप सी स्तर की नौकरियां निकलती हैं, उनमें आज भी 5-5 साल 6-6 साल हो जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि पहले भी ऐसा होता था। 4 साल में लगभग जो प्रथम चुनाव हुआ है उसमें 1951 अक्टूबर 1951 से प्रक्रिया फरवरी 1952 तक चली है। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछा जाता है कि कब हुए थे लोकसभा के प्रथम चुनाव, तो आप इसको ही आंसर मानेंगे जब आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 489 सीटों, 489। अब हम आपसे पूछे 489 का कोरम कितना हुआ? बस लास्ट वाले में दशमलव लगाने हैं, 48.9 यानी 49, लगभग 49 के बराबर हुआ लगभग। यानी कोरम उस समय कितना रहा होगा जब पहला चुनाव हुआ होगा? 48.9 सीट, मतलब 49 कोरम रहा होगा। और पहले अध्यक्ष रहे जीवी मावलंकर। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मावलंकर शायद नाम था इनका, जीवी मावलंकर। क्या नाम था इनका? जीवी मावलंकर। और यही ऐसे व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिनके लिए सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया था, वो कौन थे? जीवी मावलंकर,
गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ठीक है, ये अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए भाई। 1952 में अगर अध्यक्ष बने होंगे, 1952 में चुनाव का रिजल्ट आया होगा, अध्यक्ष बने होंगे, तो इनको लगभग पहुंचना चाहिए था 52-5-57 तक, 1957 तक, लेकिन 1956 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए और इनके स्थान पर M.A. आयंगर, कौन, M.A. आयंगर बने कौन, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले G.V. मावलंकर थे और दूसरे M.A. आयंगर थे। ठीक, इतना आप लोगों को आपका लोकसभा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ बेवकूफ़ियत भरे प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में आज भी ट्रेंड है। देखिए, मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज भी कुछ ट्रेंड है, तो आप ट्रेंड से हट के कार्य नहीं कर सकते। पिछले पीसीएस में पूछा गया था, तो हम आपको इससे स्किप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, कि इसको छोड़ दो, नहीं आता है, आता है, ये प्रश्न आता है और हर बार आता है, इसलिए इसको हम, देखिए आपकी जितनी भी तैयारी आज मतलब हम इस समय करवा रहे हैं, केवल और केवल पीसीएस को मद्देनजर रखते हुए करवा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने में आपका पीसीएस का एग्जाम है। तो अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है केवल वो चीज़ें पढ़ें जो जरूरी हैं। ठीक, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है सॉरी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, पंजाब में कितनी है, असम में कितनी है, झारखंड में कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितनी है, मिलान करने के लिए देते हैं। पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 1.33 नंबर मिल जाएंगे, और वही 1.33 नंबर आपके लिए दुखदाई हो जाता है जब आपका सिलेक्शन 1 नंबर से या 1 क्वेश्चन से रुक जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यूपी में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 80 है, हमने बताया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे होगी। अच्छा, मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है, हमने पिछली बार ऐसे ही सही किया था, इसलिए हम आपको बता सकते हैं, थोड़ा सा रास्ता दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक, कि कितनी सीटें हैं कहाँ पे हैं। अब दूसरा दिमाग आपका क्या कहेगा, मान लीजिए आपसे कहा गया राजस्थान, MP, ठीक है, जम्मू कश्मीर और पंजाब, उत्तर प्रदेश दे दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा सीटों की संख्या बताओ, क्रम के अनुसार लगाओ, तो आप सबसे पहले दिमाग कहाँ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा संख्या दी होगी वो किसके लिए डिफाइन कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए। जो सबसे कम जनसंख्या होगी वो आपका पंजाब जाएगी। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट जनसंख्या नहीं याद है, एग्जैक्ट सीटों की संख्या नहीं याद है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दिए जाएं, अभी पहले हम क्वेश्चन करवा दें, फिर उसके बाद आपको प्रश्न कैसे फेच आउट किया जाता है वो भी बता देंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में 48 हैं, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं और बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 हैं, तेलंगाना में 17 हैं, और जितनी राजस्थान में 25 हैं उतनी ही आंध्र प्रदेश में भी 25 हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश बराबर है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के बराबर लोकसभा सीटों की संख्या वाला कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। तेलंगाना में 17 है, असम में 14 है, पंजाब में 13 है, और असम के बराबर ही 14 झारखंड में भी हैं। असम में 14 है तो झारखंड में भी 14 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका पूर्वोत्तर भारत का हो जाता है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ठीक है। माइनस याद रखिएगा, माइनस MINS, MI से मिजोरम, N से नागालैंड और S से सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पे कितनी है सीटों की संख्या, मात्र 1 है, माइनस में 1 जाएगा, ठीक है ना। माइनस मतलब मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है ना, और गोवा, यहाँ सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। MMT, मेक माई ट्रिप एक चलता है, ऐप चलता है जो कि होटल से इन सबसे संबंधित है। MMT मतलब मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा आपको ले जाएगा कहाँ, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। इससे याद रख सकते हैं आपकी 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 2-2 सीटें हैं, और इसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 सीटें हैं। माइनस या नहीं, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 सीट है। पूर्वोत्तर वाले जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आपका दिमाग लग सकता है। अब आपका दिमाग कहाँ नहीं लगेगा,
पश्चिम बंगाल और बिहार में डिफरेंस याद रख लीजिएगा, 2 का डिफरेंस है। पश्चिम बंगाल बड़ा है, 42 सीटें हैं, और बिहार में कितनी हैं, 40 हैं। तमिलनाडु और बिहार में कितना है, 1 का डिफरेंस है, यानी बिहार में 40 है, तमिलनाडु में कितनी 39 हैं। ठीक, ऐसे ही मध्य प्रदेश और गुजरात में अगल बगल की सीटें मात्र 3 लोकसभा सीटों का अंतर है मध्य प्रदेश और गुजरात में, और गुजरात और राजस्थान अगल बगल के हैं तो उनमें 1 सीट का अंतर है। ऐसे सीटों का अंतर याद रखेंगे तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका लोकसभा वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम 2-4 क्वेश्चन करवाना चाहते हैं आपके, और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है अथवा नहीं चल रही है। ठीक है, देखिए किसी भी तैयारी को सही दिशा में मानने के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ जिसको बोलते हैं, अगर वो आपने कर लिए सही तरीके से तो आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अदरवाइज आपकी तैयारी खराब चल रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। बिहार PCS में तो 2001 में आया था, और हमने बताया था कि अगर आप मोदी बनना चाहते हैं, कोई चूजा मोदी बनना चाहता है तो कम से कम कितनी साल की उम्र होनी चाहिए, 25 साल की। ठीक है ना, इसकी ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, इसके बाद लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर हमने बताया, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे होंगी, उत्तर प्रदेश में होंगी, छत्तीसगढ़ PCS। ठीक, अगला हम आपको बताते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश 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 जनगणना के आधार पर आधारित है। तो हमने बताया था कि अनुच्छेद 82 जनसंख्या कौन सी होनी चाहिए, 1971 की। कौन सी, 1971 की। ठीक है ना, अगला, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, अभी हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। 2026 तक रहेगा, बता चुके हैं। ठीक है ना, इसके बाद अच्छा, एक प्रश्न आप ही समझिएगा कि अगर मान लीजिए प्रश्न घुमा दिया, ठीक है ना, 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग 2026 की ही जनगणना को मानिएगा, क्योंकि नए आंकड़े आए नहीं हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। MP PCS प्री 2008 में आया था, 547 ऑप्शन में, 545 ऑप्शन में, 552 ऑप्शन में है, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक, जब ये 2008 में प्रश्न बना होगा तो कितनी रही होगी, 552। आज की अगर हम बात करें तो 2 सदस्यों को हटा दिया गया। जल्दबाजी में प्रश्न गलत मत कर दीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आज क्या है, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हटा दिए गए, तो अब कितने बचे, 550। यानी इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा, अच्छा ये बेकार प्रश्न है, इनका कोई मतलब नहीं है कि किस संशोधन में कितनी, भाई जैसे मान लीजिए 500, अभी आपका जो है जैसे क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। 525 से बढ़ाकर 545। अब बताइए आज 550 हो गई है तो क्या करेंगे, कितना याद रखते जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न अगर हाल ही फिलहाल में जो है संशोधन होकर सीटों की संख्या बढ़ाई या घटाई जाती है तो प्रश्न में आता है, नहीं तो ऐसे नहीं आता प्रश्न। ठीक है, और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, UP UDA LDA प्री 2006 में आया था, लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या अधिकतम निर्धारित की गई वो कितनी है, 540, 545, 550, 555। तो 550 अब आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 550 और 552 दोनों आंसर में दे रहे तो अब आप 550 ही सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। ठीक है ना, आप घटना चक्र की पुस्तक देख के या वाणी परीक्षा वाणी पुस्तक देख के या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप उछलते कूदते हैं कि 552 सही, 552 सही। अगर 104वां संविधान संशोधन नहीं याद रहा तो गड़बड़ा जाएगा। 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हो, उससे 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। अब अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 585 हो गई है। ठीक है ना, अगली बात करते हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटों का आरक्षण। हमने बताया था 530 राज्य से आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा 20 होनी चाहिए। ठीक है ना, और आपका आ जाता है निम्नांकित राज्यों में, चलिए इनका कोई मतलब नहीं है, किस राज्य में लोकसभा,
देखिए अनुसूचित जातियों जनजातियों से कुछ प्रश्न है, उसका अलग से चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अनुसूचित जातियों जनजातियों संबंधित। ठीक, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो एक भी नहीं। ठीक, खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से। लोकसभा के को कार्यकाल पूरा होने के कितने समय के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आपको हमने बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरी चीज है कि एक चीज हम आपको बताना शायद भूल गए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को विघटन करने के लिए जब तक कहेगी नहीं तब तक राष्ट्रपति, मतलब स्वविवेक पर आधारित नहीं है उनका विघटन करना राष्ट्रपति का, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग बताएंगे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। ठीक, यानी जब तक मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति विघटन नहीं कर सकते हैं लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो आपको जानते हैं राष्ट्रपति, हमने बताया ही था। लोकसभा का कार्यकाल ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, IAS सन 2002 का प्रश्न है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया, बता चुके हैं, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता, हो चुका है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, 1 साल में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, बताया अभी तुरंत। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, 1/10 होता है, बता चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ऑप्शन है ये बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अब मान लो नहीं आता है तुमको, मान लो नहीं आता है प्रश्न, तुमको सदस्य संख्या नहीं याद है। अब देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है यार हम याद नहीं करके आए हैं तो हम कैसे प्रश्न को टैकल कर सकते हैं, कैसे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप PCS बनने जा रहे हैं, आप IAS बनने जा रहे हैं, अब नहीं याद आ रहा तो आप दिमाग में घूंसे चलाइए अपने। सबसे जनसंख्या के आधार पर हमने बताया है, यही होता है वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले, PCS की तैयारी करने वाले बच्चे के अंदर जो भी अंतर होता है, क्या अंतर होना चाहिए। आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो आपको नहीं आता, खत्म बात, दैट्स इट, हटाओ, ये प्रश्न नहीं आता है। लेकिन आप PCS की तैयारी कर रहे हो, आपको सोचने के लिए 2 घंटे मिलता है, वहाँ पे दिमाग लगाइए। अगर नहीं प्रश्न आता है तो उसको कैसे हल, आपको दिमाग में आने के चारों में सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, ऑब्वियसली बात है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजता होगा। नहीं भी याद है कि 80 सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत में किस राज्य के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कहीं हो ही नहीं सकता। अगली बात है, जहाँ पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे राज्य दर्जे पर है, तो दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पश्चिम बंगाल है। अगर ऐसा है प्रश्न में उत्तर तो ठीक है, नहीं तो फिर और देख लेना, वहाँ पे और भी हो सकते हैं। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश 80 है तो महाराष्ट्र 48 है, दूसरे नंबर पर 48 नंबर पे आता है, ठीक। और अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप अब इतना नहीं कर सकते हैं, आप इसको स्किप कर देना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न आया है मिलाने के लिए, निम्न राज्य में युग्मों का सही मतलब एक है क्वेश्चन पूछा गया है, सही युग्म कौन सा नहीं है। तो उस समय जब ये प्रश्न बना था 1997 में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुए थे। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। तो उस हिसाब से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर इतना पता है आपको, इतनी चीज़ें याद हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों इसके बाहर कोई प्रश्न आना नहीं चाहिए। और अब एक प्रश्न आप लास्ट चलते चलते कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने स्पीकर अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं। वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के बराबर, और जब वोट बराबर होते हैं टाई की स्थिति में। तो हमने बताया था 100-100 का, जब मान लीजिए 200 हैं, 200 मत हैं और 100 मत पक्ष में पड़ गए, 100 मत विपक्ष में पड़ गए, तो निर्णायक मत किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का होगा। उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। आप देख के घबरा ना जाइएगा प्रश्न पत्र, यूपी PCS स्पेशल मेंस 2008 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो अब कोई भी
प्रश्न आपका बचा नहीं है, आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमने बताया था जीवी मावलंकर हैं। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लेके आया गया था, तो हमने बताया था जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार हैं, ये ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष देख लीजिएगा, वो क्या नाम है, ओम बिरला जी हैं। तो ये प्रश्न वैसे पीसीएस में कभी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न आपका छूट रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय कौन नियंत्रित करता है? ये भी प्रश्न आपका एक छूट रहा था। ये मैं सोच रहा था इसको मैं बता दूं, लेकिन फिर भी मैं बता नहीं पाया, इसमें लिख नहीं पाया। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा का अध्यक्ष नियंत्रित करता है। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय कौन नियंत्रित करता है? का सचिवालय लोकसभा का अध्यक्ष नियंत्रित करता है। लोकसभा अध्यक्ष नियंत्रित करता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया। उत्तराखंड पीसीएस से पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस से पूछा जा चुका है। कभी भी एक प्रश्न रिपीट हो सकता है कि लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित हो सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो आज आप लोग घटना चक्र की पुस्तक उठाइए, परीक्षा वाणी की पुस्तक उठाइए, किसी भी पब्लिकेशन की पुस्तक उठा लीजिए और सारे प्रश्न लोकसभा से करने का प्रयास कीजिए। गारंटी है सारे प्रश्न कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।